नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। अभी अगर इंडियन एयरफोर्स की मिड एयर रिफिलिंग कैपेबिलिटी की बात करें तो ये हमारी रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ के मुकाबले काफ़ी कम है। हमारे पास अभी फिलहाल 6 IL-76 बेस्ड एरियल टैंकर मौजूद है, लेकिन इनकी सर्विस अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है, जो कि 50% से भी कम है। तो इस कंडीशन में 6 में से हमेशा 3 ही एयरक्राफ्ट होते हैं जो कि सर्विस के लिए अवेलेबल रहते हैं। और इस वजह से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से पिछले कुछ सालों से नए एरियल टैंकर को खरीदने की कोशिश किया जा रहा था। इसके लिए पहले ही भारत की तरफ से इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ बातचीत किया जा चुका है, जो कि आगे चल के इंडियन एयरफोर्स के लिए बोइंग की 767 एयरक्राफ्ट को एरियल टैंकर में कन्वर्ट करने में मदद करने वाले हैं। अब यहाँ पर बजट को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से सीधे तौर पर नए बोइंग 767 एयरक्राफ्ट को खरीदने के बदले सेकेंड हैंड कंडीशन में एयरक्राफ्ट को खरीदने का फैसला किया गया है। इसके लिए अभी ऑफिशियली एचएएल की तरफ से एक टेंडर को फ्लोट किया जाने वाला है, जिसमें ग्लोबल वेंडर से इन एयरक्राफ्ट को खरीदने की कोशिश की जाएगी और फिर एचएएल और इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्री एक साथ मिलकर इसको एरियल टैंकर में कन्वर्ट करने की कोशिश करने वाला और उसके बाद इसको इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर दिया जाएगा। पूरे टेंडर को अभी बस 3 से 4 साल के अंदर ही कंप्लीट करने का फैसला किया गया है और एचएएल अभी पहले से ही एयर इंडिया के साथ कुछ बोइंग 767 को खरीदने के लिए बातचीत कर रहा है, जो कि हाल ही में रिटायर किए गए और आगे चल के इनको एचएएल कार्गो ट्रांसपोर्टेशन रोल के लिए मॉडिफाई करने वाला है। ये एयरक्राफ्ट भी लगभग 20 साल पुराने हो चुके हैं, जिस वजह से इनको सिविल एविएशन सेक्टर से हटा दिया गया या फिर इनको रिटायर कर दिया गया, लेकिन फिर भी एयरक्राफ्ट में अभी काफी अच्छा खासा सर्विस लाइफ बचा हुआ है और इस वजह से एचएएल इसको एक्वायर करना चाहता है। अब इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी लीज पर भी एरियल टैंकर को लेने की कोशिश किया जा रहा था, लेकिन इन टैंकर को सिर्फ पीस टाइम पर ही हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जंग जैसे हालात में हम इनको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और कोई भी लीजिंग कंपनी जंग जैसे हालात में अपनी एयरक्राफ्ट को भेजना नहीं चाहेगा, जिसमें एयरक्राफ्ट को मार के गिराए जाने का खतरा बना रहेगा। लेकिन इसका एक फायदा ये भी हो सकता है, क्योंकि नॉर्मल पीस टाइम रीजन में जब भी हम एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करते हैं तो लीज पर लेके इनको ऑपरेट करने से हमारे जो ओरिजिनल एयरक्राफ्ट रहेंगे उनको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिस वजह से उनका सर्विस लाइफ बचा रहेगा, जिसमें टेक्निकली हमारी जो ओरिजिनल एयरक्राफ्ट होगा, यानी कि जिसको हमने खरीदा होगा, उसकी सर्विस लाइफ को बचाया जा सकेगा और फ्लाइंग आवर को सेव किया जा सकेगा, जिस वजह से हम सेम एयरक्राफ्ट को ज्यादा समय तक इस्तेमाल कर पाएंगे। अगला अपडेट मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर को लेकर है। अभी रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स की तरफ से मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में 114 के बदले 57 एयरक्राफ्ट को खरीदने का फैसला किया गया। अब इसको कुछ लोग तो सही तरीके से देख रहे हैं और कुछ लोग इसको गलत भी बोल रहे हैं, लेकिन मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि हो सकता है अभी MMRCA टेंडर में एक बार में 114 जेट को खरीदने की कोशिश नहीं किया जा रहा है, बल्कि इनको स्टैगर्ड मैनर में खरीदने का फैसला किया जा रहा है। यानी कि पहले 57 एयरक्राफ्ट को खरीदा जाएगा, फिर इनकी डिलीवरी जब कंप्लीट हो रहा होगा तो उसके बाद एक और फॉलो ऑन ऑर्डर को प्लेस किया जाएगा, या फिर हो सकता है जब तक इनिशियल 57 जेट की डिलीवरी कंप्लीट होगा तो तब हमारे पास खुद की जेट भी मौजूद होंगे, जिसको हम फॉरेन जेट को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो इस टेंडर में रफाल की सिलेक्ट होने की चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले से ही डसॉल्ट की तरफ से भारत को एडिशनल रफाल को भी ऑफर किया जा रहा था और पहले से ही वो 36 एडिशनल रफाल को भारत को ऑफर कर रहे हैं, जिस पर अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया। लेकिन अगर इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो MMRCA टेंडर में रफाल इसके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन होने वाला है और पहले से हमारे पास रफाल के लिए सभी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जो कि एडिशनल रफाल को हाउस करने के लिए काफी रहेंगे और इसके लिए हमें एक्स्ट्रा खर्चा करना भी नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड की बात करें तो अभी रफाल को यहाँ पे बनाया भी जा सकता है और डसॉल्ट की तरफ से भी DRL की लगभग 100% इक्विटी को हासिल करने की कोशिश किया जा रहा और फ्यूचर में भारत में ही वो लोकल इनको असेंबल करना चाहते, जो कि आगे चल के रफाल का एक प्रोडक्शन लाइन भी हो सकता है। अभी रफाल का डिमांड भी काफी हद तक बढ़ रहा है और आगे चल के साउथ एशियन नेशन की तरफ से या फिर मिडिल ईस्ट में जो लोग रफाल को ऑपरेट कर या खरीद रहे हैं, उनके रफाल के लिए भारत में सर्विस, मेंटेनेंस या MRO फैसिलिटी को अवेलेबल कराया जा सकेगा और एक तरीके से रफाल के कंप्लीट इकोसिस्टम को भारत में बनाया जा सकेगा। अभी भी रफाल में इस्तेमाल होने वाले इंजन डोर और पायलॉन सेक्शन को भारत में बनाया जाता है और इनको फ्रांस की तरफ से भारत से इम्पोर्ट किया जाता है। अभी अगर भारत इन 57 रफाल के लिए ऑर्डर को प्लेस करता है तो डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड की फैसिलिटी में ही आगे चल के रफाल को बनाया जा सकेगा और बस कुछ ही महीनों के अंदर ही यहाँ पर रफाल को असेंबल करना शुरू किया जा सकेगा
और अगर अभी की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अभी के हालात में महीने में 2 रफाल को यहाँ पे असेंबल किया जा सकता है, यानी कि साल में हम यहाँ पे करीब 24 रफाल को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। और इस रेट में अगर देखा जाए तो 2 से 2.5 साल या मैक्सिमम 3 साल के अंदर ही सभी 57 एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया जा सकता है, जो कि इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को जल्दी से जल्दी मेकअप करने में काफी काम आ सकता है। और पहले से 36 और अभी के 57 रफाल को मिलाकर हमारे पास रफाल की एक अच्छी खासी फ्लीट भी मौजूद होने वाली है, जो कि एक 2 फ्रंट की सिचुएशन को काउंटर करने के लिए भी सक्षम होने वाला है। और इस वजह से अभी ज्यादातर उम्मीद यही किया जा रहा है कि आगे चल के MMRCA टेंडर में अभी शायद सीधे तौर पर रफाल को ही खरीदने का फैसला किया जा रहा है। अगला अपडेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को लेके। अभी देखा जाए तो जब से एंटी टैंक गाइडेड वेपन को या मिसाइल्स को डेवलप किया गया और स्पेशली मॉडर्न 3rd जनरेशन इससे ऊपर की जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल डेवलप करना शुरू किया गया, इसके बाद टैंक्स इनके खिलाफ सिटिंग डक्स की तरह हो चुके हैं। और इन्फेंट्री यूनिट्स भी अभी मॉडर्न एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की मदद से अपने से कई गुना ताकतवर टैंक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जिसकी लाइव एग्जांपल आप लोग यूक्रेन और रशिया के बीच हुई लड़ाई के दौरान देखा होगा। आप सभी जानते होंगे कि DRDO की तरफ से भी हमारे एक इंडिजिनस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को डेवलप किया गया था, जिसका नाम नाग मिसाइल है, और अभी इसको लिमिटेड नंबर में आर्मी में शामिल करना शुरू कर दिया गया। ये एक 3rd जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और इसको 2019 के बाद एक्सटेंसिवली टेस्ट करना शुरू किया गया था और अभी इसके लगभग 500 के आसपास यूनिट को इंडियन आर्मी में इंडक्ट करना शुरू किया गया है। दूसरी तरफ इसकी अलग अलग वेरिएंट को भी डेवलप किया जा रहा था, जिनको मल्टीपल प्लेटफॉर्म से फायर किया सकता है, जिसको अभी आप हेलेना मिसाइल और ध्रुवास्त्र मिसाइल के नाम से जानते हैं। और इन दोनों को हेलीकॉप्टर से फायर किया जा सकता है, लेकिन अभी तक इसका कोई भी अपडेटेड वर्जन सामने नहीं आया था। जैसे कि अस्त्र मिसाइल के बाद अभी अस्त्र मार्क 2 और मार्क 3 को डेवलप किया जा रहा है, वैसे नाग मिसाइल के बाद कोई अपडेटेड वर्जन के बारे में अभी तक कोई खबर नहीं था, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि DRDO की तरफ से अभी नाग मिसाइल की एक और अपडेटेड वर्जन को डेवलप करना शुरू कर दिया गया, जिसे ऑफिशियली नाग मिसाइल की मार्क 2 वर्जन कहा जाएगा। इसे हेलेना मिसाइल में इस्तेमाल होने वाले कुछ नए सिस्टम का इस्तेमाल करके डेवलप किया जा रहा है, जिससे इसकी परफॉर्मेंस को बेहतर किया जा सकेगा। साथ ही इसकी रेंज में भी माइनर इंप्रूवमेंट होने की बात की जा रही है। मतलब नाग मिसाइल की मार्क 2 वर्जन से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि इसकी रेंज 8 से 10 किलोमीटर तक होगी, लेकिन इसकी जो लिथैलिटी होने वाली है वो बेहतर होने वाला। और पहले इसकी रेंज 4 से 5 किलोमीटर के आसपास की थी और अभी शायद इसमें 1 या आधे किलोमीटर का डिफरेंस हमको देखने को मिल सकता है, लेकिन फिर भी जो मेन पॉजिटिव पॉइंट होने वाली उसमें यह मिसाइल हल्का होने वाला और इसकी परफॉर्मेंस बेहतर होने वाली, यानी कि अब इसकी स्पीड और एक्यूरेसी बेहतर होने वाली है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। नेवी की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट के मुताबिक अभी इंडियन नेवी से 2 मेजर वॉरशिप्स को रिटायर करने का फैसला किया गया और फ्राइडे को ही इंडियन नेवी की तरफ से निशंक और अक्षय नाम की 2 वेसल को रिटायर कर दिया जाएगा। ये वेसल इंडियन नेवी में लगभग 30 से 32 साल तक सर्विस कर चुके हैं और अभी इनको फॉर्मली रिटायर करने का टाइम आ चुका है। इनमें से अगर INS निशंक की बात करें तो ये इंडियन नेवी की वीर क्लास का एक मिसाइल कॉर्वेट है, जो कि शायद अपने सीरीज का 4th वेसल था और इसे अभी तक बोथ ईस्टर्न सीबोर्ड में और वेस्टर्न सीबोर्ड में डिप्लॉय किया जा चुका है। अभी डीकमीशन करने के बाद भी इसको स्क्रैप नहीं किया जाएगा, बल्कि आगे चल के इसको म्यूजियम के तौर पर सेटअप करने का प्लान किया गया। इसके बाद INS अक्षय की बात करें तो ये हमारी 23rd पेट्रोल वेसल स्क्वाड्रन का एक हिस्सा रहा है, जिसे मेनली एंटी सबमरीन ऑपरेशन के लिए डिप्लॉय किया जाता है। और इसकी खास वेपन की बात करें तो इसमें मेनली एंटी सबमरीन रॉकेट्स और लॉन्ग रेंज की टॉर्पेडो मौजूद होते हैं, जो कि दुश्मन की सबमरीन को डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और बैटल ग्रुप की मेजर वॉरशिप्स को दुश्मन की सबमरीन के अटैक से बचा सकते हैं। इसे 1999 में कारगिल वॉर के दौरान, 2001 में ऑपरेशन पराक्रम के दौरान और रिसेंटली हुई उरी अटैक के दौरान भी इसको हाईली सीक्रेट मिशन में डिप्लॉय किया गया था। और अभी नेवी में लगभग 30 साल तक या 32 साल तक सर्विस करने के बाद इनको फाइनली डीकमीशन करने का फैसला किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।